तो स्वागत है आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूं आपने डी ब्लॉक का पहला पार्ट देख लिया होगा। पहले पार्ट में हमने सारे बेसिक क्लियर कर लिए और बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक अगर मेरे क्लियर नहीं होंगे और मैं सीधा चैप्टर पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा उतना, फिर क्वेश्चन भी कुछ अटकेंगे और फिर जब ऐसा होता है तो हमको लगता है कि शायद टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया या फिर ये चैप्टर मुझे नहीं आ पाएगा। तो ऐसा कुछ ना लगे आपको, इसलिए हमने पहले वाले वन शॉट में जो डी ब्लॉक का था पार्ट 1 उसमें सारे बेसिक क्लियर कर दिए और अब मेरे बेसिक क्लियर है। अब मैं एक्चुअली में आज से अपना डी ब्लॉक का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ये लिख दिया मैंने, चैप्टर स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डी ब्लॉक का पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट थे ना, क्या वो मेटल्स थे? यस सर, वो मेटल्स थे। कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के और एस ब्लॉक के एलिमेंट मेटल्स होते हैं, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल हैं क्या? यस सर, मेटल है। अब कॉमन सेंस से सोच, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल हैं तो जितनी भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं सारी यहां चिपका दे। जितनी भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज तुझे पता है सारी यहां चिपका दे। सिंपल सी बात है, मामला खत्म हो गया यार, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं। ठीक है सर, मेटल तो हार्ड होता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया हार्ड। ठीक है सर, हम जब रोड साइड जाते रहते हैं, किनारे हम देखते हैं बैठे रहते हैं, उनको लोहार बोलते हैं। वो क्या करते हैं ना, जो लोहा होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत देर तक उसको गर्म करते रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वो पिघलने लगता है। यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा किसी लोहे को पिघलाने के लिए। ठीक है, यानी यहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट बोल दूं क्या? यस सर। तो मेटल्स के पास क्या होता है सर? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहां पर मैंने अगर कोई मेटल रखा हुआ है और मैं सूसू करने चला गया फिर वहां से आया, क्या अब यहां पर जो मेटल रखा हुआ था उड़ जाएगा क्या? नहीं यार, यानी ये बहुत लेस वोलेटाइल होते हैं यार, ये बहुत लेस वोलेटाइल होते हैं। पेट्रोल थोड़ी है यार कि उड़ जाएगा वो सीधा, बहुत लेस वोलेटाइल होते हैं मेटल्स। तो ये लिख दिया मैंने लेस वोलेटाइल। ठीक है, अब हमने देखा हुआ है जब बहुत हाई टेम्परेचर में बहुत देर तक अपन मेटल्स को गर्म करते रहते हैं तो फिर वो पिघलने लगते हैं। फिर मैं उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं उनको ऐसे खींच सकता हूं। यस सर, उनका शेप अलग अलग तरीके से मैं बना सकता हूं। तो यहां पर मैंने बोल दिया हाई टेंसाइल यानी ज्यादा खिंचाव, मैंने बोल दिया डक्टाइल एंड मेलिएबल यानी इनको मैं थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड भी तो अपना डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी तो मेटल है। वो चमकता है क्या? यस सर, वो चमकता है। चमकने को मैं बोलता हूं लस्ट्रस। तो यहां पर मैंने बोल दिया मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मेटल्स की कंडक्टिविटी की। तो यहां पर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी दोनों हाई होती है, ये बोल दिया मैंने कंडक्टिविटी हाई। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की सारी मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चिपका दी, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट भी तो मेटल हैं। यस सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये खेल मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। अब अपन आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देख यार, ध्यान से देख, अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट। ठीक है, एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट। अब वो चैप्टर हमारे कोर्स से कट गया। अब उस चैप्टर में मैं आपको अगर बताऊं जल्दी से, तो वहां पर अपन पढ़ते थे मेटल लैटिस के बारे में। 3 तरीके के मेटल लैटिस होते हैं। एक हो गया आपका HCP, इसको बोलते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक हो गया आपका BCC, इसको बोलते हैं अपन बॉडी सेंटर क्यूबिक। और एक होता है आपका CCP या फिर FCC बोल दे, इसको बोलूंगा क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, और इसको बोलूंगा फेस्ड सेंटर क्यूबिक। ठीक है, तो 3 तरीके के मेटल लैटिस होते हैं। ये हम कहां पढ़ते थे? सॉलिड स्टेट के चैप्टर में पढ़ते थे। अब वो चैप्टर डिलीट हो गया तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, परंतु डी ब्लॉक में ये दे रखा था तो उतना मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उतना मैं आपको बता देता हूं। अब ये मेटल लैटिस क्या होते हैं, HCP क्या हुआ, FCC क्या हुआ, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस इनका नाम अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देख, जो अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो मेटल्स हैं क्या? उनको मैं ट्रांजिशन मेटल बोलता हूं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल बोलता हूं। यस सर। तो तू कॉमन सेंस से सोच यार, अगर वो मेटल हैं तो मेटल लैटिस तो बनाएंगे ना। अगर वो मेटल हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, तो मेटल लैटिस तो बनाएंगे ना। यस सर, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। कॉमन सेंस से मैंने बोल दिया कि अगर ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो कॉमन सेंस की बात है मेटल लैटिस भी बनाएंगे। यस सर, ठीक है, मेटल लैटिस भी बनाएंगे। अब मेटल लैटिस वो या तो HCP वाला बना दें, या फिर वो BCC वाला बना दें, या फिर वो CCP या FCC वाला बना दें। ठीक है, तो मेटल लैटिस तो बनाएंगे क्योंकि मेटल है, नाम ही से अपन पता लग रहा है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब ध्यान से देख,
क्या क्या ग्रुप 12 के एलिमेंट भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं क्या? नहीं यार, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, उनके पास तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है यार, तो उनको मैंने ट्रांजिशन वर्ड वहां पर यूज नहीं करता। ठीक है, तो जो अपने 12th ग्रुप के एलिमेंट है, जिम्मी, कनाडा, होगी, कनाडा, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, यानी वो मेटल लैटिस शो नहीं करने वाले। कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है, जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, यानी वो मेटल लैटिस नहीं शो करेंगे, यानी वो मेटल लैटिस नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। और एक और नाम याद रखना मैग्नीज का, एक और नाम याद रखना मैग्नीज का। मैग्नीज के पास भी मेटल लैटिस नहीं होता, मैग्नीज के पास भी मेटल लैटिस नहीं होता। तो आज के बाद डी ब्लॉक के 5 एलिमेंट बता दे जो मेटल लैटिस नहीं बनाने वाले। सर, जिम्मी, कनाडा, होगी, कनाडा एंड मैग्नीज। ठीक है, यानी ग्रुप 12 के एलिमेंट एंड मैग्नीज। ठीक है, ये 5 ऐसे बंदे हैं डी ब्लॉक के जो आज के बाद मेटल लैटिस नहीं बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया मामला। और कोशिश करो ना इस लेक्चर के दौरान ही आपको सारी बातें आपके दिमाग में घुस जाएं, उसके बाद सिर्फ अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ा, सॉरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़े। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, यहां पर ध्यान से देख, जो डी ब्लॉक होता है वो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है क्या? यस सर। चाहे वो 12th ग्रुप तक चलता है? यस सर, वही बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, वो शो करेंगे HCP, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस टाइप की मेटल लैटिस यहां पर बनने वाली है। फिर अपन बात करते हैं ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट की, तो ये शो करते हैं BCC, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ग्रुप 7 और ग्रुप 8 की, तो ये शो करते हैं अपने HCP, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले 2 ग्रुप HCP, फिर दूसरे 2 ग्रुप BCC, फिर तीसरे 2 ग्रुप HCP, फिर उसके बाद अगले 2 ग्रुप CCP एंड या फिर बोल सकता हूं इसको FCC, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेज्ड सेंटर क्यूबिक। और लास्ट में आया अपना ग्रुप नंबर 12, वो तो शो करता ही नहीं है, वो तो मेटल लैटिस बनाता ही नहीं है। ठीक है, मैग्नीज भी नहीं बनाता। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो अपना आयरन होता है ना, ये जो अपना आयरन लिखा हुआ है ना, आयरन शो करता है तेरा BCC, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक। आयरन शो करता है BCC, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो बिल्कुल खेल तैयार है, मामला तैयार है। अब यहां पर ध्यान देख, आगे के जो 2 ग्रुप थे HCP, फिर अगले 2 ग्रुप BCC, फिर अगले 2 ग्रुप HCP, फिर अगले 2 ग्रुप FCC या फिर CCP। बात क्लियर? यस सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये जो अगले लास्ट के जो 3 थे ना, ये जो लास्ट के 3 थे, यानी ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ये शो करते हैं आपके CCP या FCC। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट होते हैं, वो तो ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं, वो तो मेटल लैटिस बनाएंगे ही नहीं। और एक और बंदा नहीं बनाता, वो है अपना मैग्नीज। ठीक है, फिर अपन बात करें, ये जो आपका आयरन है ना, आयरन, ये शो करता है BCC, ये शो करता है BCC। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये खेल आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, आसानी से अगर तू थोड़ा सा भी इसको देख लेगा, एक बार तूने सुन लिया ना, तेरे बात में बात बैठ गई ना तेरे दिमाग में, तो अब तू इसको भूलने वाला नहीं है, अब तू इसको भूलने वाला नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब ये सारी बातें कहीं से भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सारी बातें अगर आप NCERT की बुक खोलोगे, अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे ना 12th क्लास की NCERT की, तो वहां पर आपको सारी बातें दिख जाएंगी। ये NCERT की टेबल बता रखी है मैंने, ये NCERT की टेबल है भाई। ठीक है, NCERT में दे रखा है ये सारा खेल। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करेंगे सर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देख, जैसे ये मेरे पास D सबसेल है, तो D सबसेल के पास 5 D ऑर्बिटल होते हैं, ये बना दिया मैंने 5 D ऑर्बिटल। ठीक है, अब मान ले अगर तेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो यहाँ पर अपन हुंस रूल लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हर डब्बे में एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन करके भरा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो तेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, यही अपने बॉन्डिंग में टेक पार्ट लेते हैं। यही जो अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, ये जो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे ना, यही आपके बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, जो हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जान ले। ये कंसेप्ट है, अगर तेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए ना, अगर तेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, ये लिख दिया मैंने, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां पर बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना। और अगर एक बार तू खुद से सोच यार,
बॉन्डिंग अगर ज्यादा हुई तो खुद से सोच, ये तू है, ये तेरी बंदी, यानी ये तेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे बीच में अगर बॉन्डिंग बहुत भयंकर है ना, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है यार। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। अगर बॉन्डिंग जब बहुत अच्छी होती है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है यार, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर आज के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मतलब बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब तो कॉमन सेंस से सोच यार, अब तो कॉमन सेंस से सोच। जो ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं उनके पास तो D10 है ना, यस सर। यानी उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं सर, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 0 हो गए। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत लो रहने वाली है। तो आज के बाद तो कॉमन सेंस से बोल सकता है कि जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है उनके पास सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी, क्योंकि वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो बॉन्डिंग नहीं होगी तो मेरे भाई बेकार बॉन्डिंग है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा ना यार, बहुत कम होगा यार, ठीक है। तो ये बात मैंने आसानी से बोल दी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल आसानी से 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि ये खेल क्या चल रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर एनसीईआरटी में बोली गई है कि जो 12th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिम्मी कनाडा होगी, ठीक है। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बॉन्डिंग नहीं होगी अच्छे से, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहने वाला है। वही बात मैंने यहाँ पर बोल दी, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैंने इसको याद करना है क्या यार? ये रटना है क्या मुझे? रटना थोड़ी है यार, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए अपने को, बस ये डब्बा पता होना चाहिए यार, ये खेल पता होना चाहिए। और इसको रटना भी नहीं है, इसको भी थोड़ी रटना है, ये तो समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है यार, कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा ही रहने वाला है यार। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है सर, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान से देख, जो 6th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, करोड़ मोल वाला, क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन, करोड़ मोल वाला, ये जो आपके ग्रुप 6th के एलिमेंट है ना, यहां पर ध्यान से देख। जैसे मैंने क्रोमियम ले लिया, क्रोमियम ले लिया, तो एटॉमिक नंबर इसका सर 24। इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 4s2 3d4, फिर ये क्या हो जाएगा 4s1 3d5। ये आपका एक्सेप्शन था, ध्यान रखा, ये आपका एक्सेप्शन था, ये हमने बात करी थी कल के बेसिक वाले 1 शॉट में, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करूं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूं तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो यानी यहां पर क्रोमियम के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी इतने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, यस सर। यानी यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहने वाला है, कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखी गई है कि ग्रुप 6 में करोड़ मोल वाला आता है, यहां पर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाईएस्ट रहने वाली है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एक बात मुझे समझ में आ गई, कंसेप्ट मेरा तैयार है। बोल कंसेप्ट क्या है सर? कंसेप्ट ये है ना कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी हुई तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है। फिर हमने देखा कि जो ग्रुप 12 के एलिमेंट थे वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी बॉन्डिंग बहुत बेकार, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने बात करी ग्रुप नंबर 6 की, तो ग्रुप नंबर 6 में कौन आते हैं? करोड़ मोल वाला, क्रोमियम, मोलिबेडनम एंड टंगस्टन, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इतने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम इतना ध्यान रखो कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए
तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहती है। सिंपल सी बात है, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है अपना ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7, तो ग्रुप नंबर 7 में कौन आता है? अपना मेन टीसी रजिस्टर, तो मैग्नीज आता है अपना, मैग्नीज। ठीक है, ये आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप नंबर 7 होता है ना, ग्रुप नंबर 7, जैसे यहां पर मैं मैग्नीज का एग्जांपल ले लूं, ये लिख दिया मैंने मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूं क्या? ये लिख दी मैंने, ये लिख दी मैंने 4s2 4s2 3d5, 4s2 3d5। ठीक है, यहां पर देख s ऑर्बिटल के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर d ऑर्बिटल के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है ना, यानी यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अगर अच्छी हुई तो यानी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आनी चाहिए थी। ठीक है, परंतु ये आपका एक्सेप्शन होता है, ये आपका एक्सेप्शन होता है। ग्रुप 7 के एलिमेंट आपके एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पर हालांकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, यानी बॉन्डिंग अच्छी थी, बॉन्डिंग अच्छी थी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए था। परंतु यहाँ पर ये एक्सेप्शन होता है यार, इसके पास फिर भी क्या होता है सर? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो रह जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो रह जाता है, कम रह जाता है, जबकि इसके पास ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी ये बात दे रखी है। ठीक है, अब देख, जैसे हमने बात करी ग्रुप नंबर 6 की, तो ग्रुप नंबर 6 में करोड़ मोल वाला, यानी ये 3D सीरीज का एलिमेंट, ये 4D सीरीज का एलिमेंट, ये 5D सीरीज का एलिमेंट। ठीक है, हमने बात करी कि इनके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि यहाँ पर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो अब अपन बात करें अगर कि इन तीनों में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो ध्यान रखना जो ग्रुप में जितना नीचे होगा ना, उसका उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आपका नीचे वाला है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा सर? इन तीनों में से टंगस्टन का होगा। किसका होगा? टंगस्टन का होगा। फिर होगा मॉलिबेडनम का, सबसे ऊपर हो गया अपना क्रोमियम। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं, ये 3D सीरीज का मैंने एक ग्राफ ले लिया, ये 3D सीरीज का मैंने ग्राफ ले लिया, इधर मैंने मेल्टिंग पॉइंट रख दिया वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में मैंने एटॉमिक नंबर रख दिया। ठीक है, अब देख कॉमन सेंस की बात सोच, कॉमन सेंस की बात सोच। 3D सीरीज है तेरे पास, यानी सक्टी, वॉकर, मिनफी को, नीकू, जन, ये 3D सीरीज तेरे पास है, तो सबसे कम किसका रहने वाला है? सबसे कम तो उसके होगा ना जो आपका 12th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी जिंक का, क्योंकि उसके पास D10 है, यानी वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वहां पर बॉन्डिंग बेकार, यानी वहां पर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सबसे कम किसका होगा सर? सबसे कम जिंक का होगा। तो देख, जिंक सबसे नीचे लिखा हुआ है, जिंक सबसे नीचे लिखा हुआ है, जिंक सबसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात कर सबसे ज्यादा किसका होगा सर? सबसे ज्यादा तो किसका होगा? जो ग्रुप नंबर 6 का होगा, क्योंकि वहां पर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ग्रुप नंबर 6 में कौन आएगा? अपना क्रोमियम आएगा ना, क्रोमियम आएगा ना। ये बात हमने यहाँ पर देखी थी, देख ये लिखा हुआ है क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम आ गया अपना, तो क्रोमियम मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, क्रोमियम मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर क्रोमियम के बाद कौन आता है? मैग्नीज आता है। यहाँ पर हमने देखा था ये ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है, यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, पर फिर भी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या रह जाता है? कम रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने मैग्नीज को नीचे कर दिया, देख। फिर आया अपना आयरन, इसको मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये आपको एम ध्यान रखना है, एम ध्यान रखना है। तो एम का सबसे ऊपर वाला कोपचा कौन सा है सर? क्रोमियम का है, क्योंकि यहाँ पर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और सबसे नीचे कौन रहने वाला है सर? जिंक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर D10 आ गया, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहने वाला है। तो ये आपको जो ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट वर्सेज एटॉमिक नंबर, ये समझ में आ गया क्या? यस सर, ये समझ में आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात क्लियर हो गई। ठीक है, और कोशिश करो कि इस के साथ ही जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके साथ ही आपका पूरा ये तैयार हो जाए, बाद में आपको दोबारा से ना पढ़ना पड़े। आपको बस क्या करना है? मेन पॉइंट लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, बाकी ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, इस PDF को आप एक बार देख लेना, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना यार, इसको रटना नहीं है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, एक बार आपने समझ लिया, फिर आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपका D ब्लॉक तैयार, आपका D ब्लॉक तैयार। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया क्या? अगर नीट 2025 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो तू देखते ही टिक मार देगा यार, मैंने तेरे को बिल्कुल अच्छे से कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ा दिया।
अब तू बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएगा कि अच्छा ये तो वहां पर ये वाला खेल चल रहा है। आसानी से तू बिल्कुल आसानी से यहाँ पर आंसर को टिक मार देगा, बिल्कुल 4 मार्क्स तेरे कंफर्म हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपका नीट 2025 में पूछा जाता है तो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आई अपनी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अब देख, जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, क्या वो मेटल लैटिस बनाते हैं? यस सर, वो मेटल लैटिस बनाते हैं, ठीक है। तो मेटल लैटिस इस तरीके का होता है, देख इस तरीके का होता है मेटल लैटिस, इस तरीके का होता है मेटल लैटिस, ठीक है। ये ठीक है। तो मेटल लैटिस तेरे पास है, यस सर। अब तेरे को क्या करना है ना, अब तेरे को क्या करना है, मेटल लैटिस से तेरे को गैसेस एटम निकालना है। क्या निकालना है सर? गैसेस एटम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर तेरे पास मेटल लैटिस है और तूने यहाँ पर तेरे को क्या निकालना है? गैसेस एटम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर तेरे को बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तेरे को यार। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड तेरे को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको तूने बोल दिया इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है यार। तो मेटल लैटिस है तेरे पास, यस सर, उसको तूने तोड़ना है, यस सर, तभी तो तेरे पास गैसेस एटम आएगा ना, ठीक है। तो तूने जो एनर्जी लगाई उसको तूने बोल दिया इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब तो कॉमन सेंस लगा, अब तो कॉमन सेंस लगा, रटना नहीं है, अब तो कॉमन सेंस लगा कि अगर ये मेटल लैटिस है ना, यहाँ पर अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी, यहाँ पर अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो तोड़ने के लिए तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। यानी मेटल लैटिस में अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। यानी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा आने वाला है। अगर जो मेटल लैटिस है वहां पर बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्डिंग, उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है। यानी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अब ये बात तूने देख लिया, ये बात तूने ऊपर देख लिया कि बॉन्डिंग अच्छी कब होती है? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं यार, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी ना। और बॉन्डिंग अगर अच्छी है मेटल लैटिस में तो वहां पर तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगा, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा दिया मैंने कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी वहां पर बॉन्डिंग अच्छी रही होगी, यानी वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे होंगे, यानी उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा रहने वाली है। तो आज के बाद वापस से बिल्कुल जोर से बोल दे कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से हमने खेल निकाल दिया, हमारा कंसेप्ट तैयार हो गया कि अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगी तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो यहां पर उस मेटल लैटिस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, यानी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू भी ज्यादा आने वाली है। तो मैंने सिंपल बोल दिया कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा, यानी अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहां पर बन चुका है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन चुका है, ठीक है। तो हमने अभी देखा ऊपर कि जो आपका 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो आपका 6th ग्रुप का एलिमेंट है क्रोमियम, उसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, तो यानी वहां पर उसके मेटल लैटिस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी वहां पर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होने वाली है। क्या? यस सर। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी सर? सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी 3D सीरीज में? क्रोमियम की हो जाएगी, क्रोमियम की हो जाएगी, यस सर। परंतु यहां पर एक्सेप्शन में तेरे को ध्यान रखना है कि क्रोमियम की होनी तो चाहिए थी, पर हो किसकी जाती है? वेनेडियम की हो जाती है, हो किसकी जाती है? वेनेडियम की हो जाती है, ठीक है। हो किसकी जाती है? वेनेडियम की हो जाती है 3D सीरीज में। क्या? हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो ये बात तेरे को ध्यान रखनी है, ये बात तेरे को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यहाँ पर एक्सेप्शन तो आएंगे ही सही, ठीक है। परंतु यहाँ पर इनको ध्यान रखना इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये खेल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बात करी अपने इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। मैं वापस से आपको समझा देता हूं कि अगर आज के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा। बिल्कुल सिंपल बात
खत्म। एक लाइन में मैंने पूरा खेल खत्म कर दिया। अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं आने वाली। अब अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स की। अब बात करते हैं अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स की। तो सबसे पहला पीरियोडिक ट्रेंड आया अपना एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला पीरियोडिक ट्रेंड आया अपना एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस, यस सर। अब अगर अपन नॉर्मली देखें, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, हमने देखा था कि जब अपन ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है सर, इंक्रीज होता है। और जब अपन किसी पीरियड में अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, यानी लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी पीरियड में, तो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता था। परंतु यहाँ पर थोड़ा खेल अलग चलता है, यहाँ पर थोड़ा खेल अलग चलता है। क्यों? ध्यान से देख। उससे पहले मैंने को आपको दो टर्म बताने पड़ेंगे, दो टर्म समझाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देख। ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास होता है सर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर आपके पास ये सेल प्रेजेंट है, ये आपके पास सेल प्रेजेंट है, ये आपके पास सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये मान ले इस सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मान ले, ठीक है। और ये जो सबसे बाहर वाला सेल है उसके पास मान ले 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है देख, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाला सेल होता है उसको मैं वैलेंस सेल बोलता हूँ क्या? यस सर, उसको मैं वैलेंस सेल बोलता हूँ, यानी आउटर मोस्ट सेल को मैं वैलेंस सेल बोलता हूँ, ठीक है। यानी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा क्या? यस सर, ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देख, ये बात वहां पर हम इस तरीके से समझते हैं। मान ले ना क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, मान ले क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ये तेरा टीचर हो गया, ये तेरा टीचर हो गया। अब क्लास में देख, ये पहली बेंच है, ये दूसरी बेंच, ये तीसरी बेंच, ये चौथी बेंच, ये पांचवी बेंच, ये छठवीं बेंच, ये सातवीं बेंच। तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है बंदा, यहाँ पर जो बैठा हुआ है बंदा, हालांकि यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, वो सबसे आगे कौन बैठते हैं? टॉपर बैठ जाते हैं, या फिर जिनको लगता है कि अपन टॉपर है वो सबसे आगे बैठ जाते हैं, ठीक है। बाकी हम जैसे कहाँ बैठ जाते हैं? लास्ट में बैठते हैं, यानी बैक बेंचर जो होते हैं वो पीछे ही तो बैठते हैं, बैक बेंचर, ठीक है। अब देख, ये जो टीचर है ना, तो इसका माइंडसेट क्या होता है? इसका माइंडसेट होता है कि जो क्लास के लास्ट में बैठा हुआ है, यानी जो बैक बेंचर है ना, उसको भी मेरी बात समझ में आ जाए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो उस तक पहुंच जाए तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। ऐसे ही तो सोचता है कोई टीचर यार, ठीक है। तो ये जो टीचर है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बैठे हुए हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो टीचर है ना तेरा, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये चाहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूं सर? अट्रैक्ट कर पाऊं अपनी तरफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊं। इसी को अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इसी को बोलते हैं अपन जेड इफेक्टिव। आज के बाद इसी को बोलेंगे अपन जेड इफेक्टिव, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो चाहता है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ये है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊं, इसी को मैं आज के बाद बोलने वाला हूं जेड इफेक्टिव, इसको मैं आज के बाद बोलने वाला हूं जेड इफेक्टिव, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये जो बाकी बेंचेस हैं, यहाँ भी तो बच्चे बैठे हुए हैं यार, यहाँ भी तो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी तेरे बच्चे बैठे हुए हैं, यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अब ध्यान से देख यार, ये जो बच्चे बैठे हुए आगे की बेंचेस में, ठीक है, वो तो क्लास में आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंच चुके हैं यार, क्योंकि जो लास्ट में आया, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो लास्ट में आते हैं ना, जो क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके 10-20 मिनट बाद आते हैं वो यार, आगे की बेंचेस पूरी भर जाती हैं जब तक। तो यहाँ पर एक तो इन्होंने मेहनत करी है, पहले से पहुंच चुके हैं, अपनी इन्होंने सीट यहाँ पर घेर ली, ठीक है। तो ये चाहते हैं ना कि जो टीचर समझा रहा है, ये जो लास्ट में आया उसको समझ ना आए, ये तो ऐसे ही चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन का माहौल है आजकल, तो यही खेल चलता है। तो ये चाहते हैं ना, ये जो अंदर की बेंचेस में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि इसको समझ में ना आए, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है पीछे, उसको समझ में ना आए जो टीचर पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर वो तो क्या करेंगे, उसको रिपल करेंगे, वो इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि देख, ये भी इलेक्ट्रॉन है और वो भी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज है दोनों के पास, तो लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं। तो ये जो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको रिपल करेंगे, ये तो इसको रिपल करेंगे। आज के बाद इस रिपल्सन को मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? सील्डिंग इफेक्ट। क्या बोल दिया? सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आपको मैंने दो बातें बता दी, जो अपना न्यूक्लियस है अंदर, वो चाहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच दूं, इसको बोलूंगा मैं जेड इफेक्टिव, यस सर। और जो अंदर की रो में, अंदर की सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जो
बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको रिपेल कर दें अपन, इसको बोलेंगे अपन शील्डिंग इफेक्ट। तो दो टर्म यहां पर ध्यान रखना, एक हो गया जेड इफेक्टिव, एक हो गया शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। यस सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमको समझ में आ गई और ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में। तो पीरियोडिक टेबल जब अपन ने पढ़ा था तो ये बातें हमने ऑलरेडी वहां पर पढ़ी हुई थी, यहाँ पर मैंने आपको जल्दी से वापस से रिवाइज करा दी। अब कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड आया। सबसे पहला पीरियोडिक ट्रेंड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ठीक है, ग्रुप में इंक्रीज होता है, नीचे जाने पर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है। ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है। पर यहां पर जब अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा खेल पलट जाता है, यहां पर थोड़ा खेल पलट जाता है। ध्यान से देख, ये मैंने 3D सीरीज ले ली, ये मैंने 3D सीरीज ले ली, सक टी वो कर मिन फी को नी कु जन, ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज, ये आपकी 3D सीरीज, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, जब मैं मैग्नीज तक की बात कर रहा हूं ना, जब मैं मैग्नीज तक की बात कर रहा हूं तो यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है कि जो जेड इफेक्टिव है ना, जो जेड इफेक्टिव है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है। यानी जो न्यूक्लियस की पावर है, न्यूक्लियस की टेंडेंसी है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो ज्यादा होती है, यहाँ पर वो ज्यादा होती है। और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो जेड इफेक्टिव है ना वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली रिलेटेड होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली रिलेटेड होता है। यानी यहाँ पर ना जेड इफेक्टिव ज्यादा, यानी यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा सर, कम होगा। यानी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं मैग्नीज तक तो एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए, एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पर ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से या शील्डिंग इफेक्ट से। ये जो मैंने सिग्मा करके लिखा हुआ है इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर आगे के 3 एलिमेंट ले ले, फी को नी, फी को नी, यहां पर जेड इफेक्टिव बराबर हो जाता है किसके, किसके बराबर हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट के या स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ठीक है। तो यानी यहां पर एटॉमिक रेडियस भी तेरा बराबर रहने वाला है, यहां पर एटॉमिक रेडियस भी बराबर रहने वाला है क्योंकि जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है ना, जो जेड इफेक्टिव है वो कमजोर हो जाता है और यहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। यानी जेड इफेक्टिव कम यानी एटॉमिक रेडियस ज्यादा। मैंने बताया ना कि जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यानी जेड इफेक्टिव यहां पर कम है अगर तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा यानी ज्यादा किसका हो जाएगा, जिंक का ज्यादा हो जाएगा कॉपर से, ठीक है। तो ये ट्रेंड अपने को पता होना चाहिए, ये ट्रेंड अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं ट्रेंड वापस से लिख लेता हूं, यहां पर मैं ट्रेंड वापस से लिख लेता हूं। तो ये मैंने लिख दिया, सक टी वो कर मिन फी को नी कु जन, ठीक है। तो मैग्नीज तक तो क्या होगा सर, जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा था तो यानी रेडियस घटेगा, रेडियस घटेगा, ये घट रहा है रेडियस, ये घट रहा है रेडियस, ठीक है। फिर यहाँ पर इनका क्या हो जाता है सर, सेम हो जाता है, फिर यहाँ पर बढ़ने लगता है, यहाँ पर बढ़ने लगता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये जो मैग्नीज लिखा हुआ है ना, ये जो मैग्नीज लिखा हुआ है ना, इसका देख क्रोमियम से कम होना चाहिए था, इसका क्रोमियम से क्या होना चाहिए था सर, कम होना चाहिए था, इसका क्रोमियम से क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, पर इसका क्रोमियम से ज्यादा होता है, इसका क्रोमियम से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। क्रोमियम से भी ज्यादा होता है और आयरन से भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो मैंगनीज लिखा हुआ है बीच में, इसका क्रोमियम से भी ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस एंड आयरन से भी ज्यादा होता है। यहाँ पर हम जब ग्राफ प्लॉट किया हमने वहां पर देखा कि देख जो मैंगनीज था ना उसका क्रोमियम से भी ज्यादा है एंड आयरन से भी ज्यादा है, उसका क्रोमियम से भी ज्यादा है एंड आयरन से भी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैं मिटा देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई अक्रॉस द पीरियड। अब अपन बात करते हैं डाउन द ग्रुप, अब अपन बात करते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने ग्रुप में, ठीक है। ये आपकी 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ठीक है। ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ठीक है। हमने 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 ये देखा था जब अपन F ब्लॉक पढ़ रहे थे, हमको ये बात पता है यार, जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 3 की बात करूं तो देख नीचे जाते हैं पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, यस सर बढ़ रहा है, यस सर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लैंथनम, ये आपका एक्टिनम, ठीक है। लैंथनम एंड एक्टिनम सर F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अरे नहीं सर, सर ये तो D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जो लैंथनाइट सीरीज होती है इनके पीछे, जो एक्टिनोइड सीरीज होती है इनके पीछे, वो होती है F ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। पर लैंथनम एंड एक्टिनम क्या होते हैं सर, D ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। हमको ये बात पता है ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो ये मैंने थर्ड ग्रुप की बात करी तो देख जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यस सर बढ़ रहा है, ठीक है।
परंतु यहाँ पर खेल क्या हुआ ना, यहाँ पर खेल क्या हुआ कि जो ग्रुप नंबर 3 है वहां पर तो समझ में आ रही है बात, वहां पर तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। परंतु परंतु यहाँ पर देख, ये लैंथनम आया, ठीक है, और इसके पीछे 14 एलिमेंट पीछे छुपे हुए हैं, इसके पीछे 14 एलिमेंट छुपे हुए हैं, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, जिनको मैं बोलता हूं लैंथेनाइट सीरीज, ठीक है। और वहां पर हमने बात करी थी जब एफ ब्लॉक पढ़ा था कि वहां पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी उनका साइज घटता है, ठीक है। यानी अगर मान ले यहां पर तेरा साइज जिरकोनियम का, इस जेड का मान ले तेरा 20 रहा होगा, 20 रहा होगा, तो इसका तू एक्सपेक्ट करता है कि इसका ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो तू सोच रहा था कि इसका कितना हो गया, मान ले 30 हो जाता, ऐसे ही सोचता तू, ठीक है। परंतु यहां पर लैंथेनम के पीछे ना 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट है उनको लैंथेनॉइड सीरीज में बोलता हूं, वहां पर उनका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो यहां पर मतलब साइज घट गया, तो यानी यहां पर साइज घटते घटते तो यहां पर जो अगला बंदा आया उसका भी लगभग 20 और 21 के बराबर ही आ गया, यानी ऊपर जो जिरकोनियम था और नीचे जो HF लिखा हुआ है, इनका एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो जाता है यार, इनका एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो जाता है। और कोई अगर तुमसे पूछे कि क्यों सेम होता है तो बोल देना बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। तो यहां पर हमको बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं 4th ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक की बात करूं तो 4D सीरीज का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक रेडियस 5D सीरीज के बराबर हो जाता है। ये बात हमने एफ ब्लॉक में भी देख ली थी, ये बात हमने एफ ब्लॉक में भी देख ली थी, सिंपल सी बात है। पर ये जो खेल था ये थर्ड ग्रुप में भी लगेगा क्या? नहीं सर, थर्ड ग्रुप में नहीं लगेगा, क्योंकि थर्ड ग्रुप में तो सिंपल खेल चल रहा है ना, क्योंकि लैंथेनम के पीछे जो एलिमेंट प्रेजेंट थे 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर वाले, यानी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ ये तो इसके पीछे हुआ, उसका जो इफेक्ट आएगा वो आगे वाले ग्रुप से आएगा ना, उसका जो इफेक्ट आएगा वो आगे वाले ग्रुप से आएगा ना। यस सर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर रीजन क्या है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4f इलेक्ट्रॉन्स आर पुअरली शिल्डेड, ये बात हमने ऑलरेडी एफ ब्लॉक में देख ली कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत पुअरली शिल्ड होते हैं, बहुत पुअरली शिल्डेड होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे, ग्रुप नंबर 3 में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, कॉमन सेंस की बात है, वो बात हमने ऑलरेडी देख ली, ठीक है। तो हमने यहां पर एटॉमिक रेडियस का पहला पीरियोडिक ट्रेंड ले लिया, हमने अक्रॉस द पीरियड देख लिया, हमने डाउन द ग्रुप देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अगर नॉर्मली देखें ना तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती थी और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती थी, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती थी। तो यहां पर मैंने बोल दिया ग्रुप में डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, ठीक है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड था। परंतु यहां पर खेल क्या होगा, देख यहां पर खेल क्या होगा, जब अपन बात करें अक्रॉस द पीरियड की, ठीक है, तो पीरियड में क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड क्या था, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, तो देख सक, टी, वो, कर, मिन, फी, को, नी, कु और जन। एक सेकंड, हाँ, सक, टी, वो, कर, मिन, फी, को, नी, कु और ये रहा आपका जन, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड देखूं तो एक्सपेक्टेड मुझे पता है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो ये मैंने बढ़ाने वाला साइन लगा दिया, यस सर। पर तेरे को यहां पर ध्यान रखना है एक्सेप्शन, यहां पर एक्सेप्शन होता है वकोनी, यानी वेनेडियम, यस सर, कोबाल्ट, यस सर, निकल, वकोनी, तेरा यहां पर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, वकोनी, तो ध्यान रखना वकोनी यहां पर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो देख वकोनी कहां पर प्रेजेंट है, ये देख वो को नी, ठीक है। तो जहां पर तेरा एक्सेप्शन प्रेजेंट है ना वहां पर तेरे को साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहां पर तू ऐसे कर दे, 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 सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक और बात ध्यान रखना, वकार, ठीक है। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर था वकार यूनिस, उसी के नाम से एक याद रखना नाम वकार, यानी जितना वेनेडियम का होता है ना उतना ही किसका होता है सर, क्रोमियम का होता है। वो मतलब वेनेडियम, कार मतलब क्रोमियम, तो वेनेडियम का जितना फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है उतना ही किसका होता है सर, क्रोमियम का होता है। इन दोनों का बराबर होता है, ठीक है। तो वकार तेरे को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ये आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। हालांकि ये सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, मान ले तेरे पास कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, यानी मान ले तेरे पास कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, ये तेरे पास कोई एक एलिमेंट है ई। अब तेरे को यहां पर क्या करना पड़ता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तेरे को, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या हो गया तेरा ए प्लस बन गया। यस सर। और जब तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला ना, जब तेरे को पहला इलेक्ट्रॉन तूने निकाला, इसको मैं बोलूंगा सर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी जब तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको निकालने के लिए तेरे को जितनी एनर्जी लगानी पड़ी ना, उसको तूने बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर तेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाए तो इसको तू बोलेगा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं, ये जो हमने ट्रेंड देखा, ये बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, अब तू कॉमन सेंस लगा, अब तू कॉमन सेंस लगा। मान ले ये जो एलिमेंट है, इसके पास ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती। ये अगर स्टेबल होता तो क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने देता? क्या ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने देता अपना? नहीं सर। अगर कोई स्टेबल है पहले से, तो वो थोड़ी चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और मैं अनस्टेबल बन जाऊं। हर कोई चाहता है कि अपन स्टेबल बन जाए। ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने थोड़ी देगा। ठीक है, यानी अगर तूने फिर भी कसम खा दी कि नहीं सर मैं तो निकाल के ही रहूंगा, मुझे घर नहीं जाने दिया जाएगा, मेरे को मम्मी ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ही लाना है, तो मैं तो कोशिश करूंगा, मैं तो पूरा जबरदस्ती हूं, मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ही रहूंगा। तो अगर तूने यहाँ पर बिल्कुल जिद ठान ली, तूने यहाँ पर कसम खा दी कि मैं निकाल के ही रहूंगा और किसी एक स्टेबल एलिमेंट में से, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगा यार, तेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी अगर ये एलिमेंट तेरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता होगा तो। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये कॉमन सेंस की बातें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं अपन, अब कंसेप्ट जानते हैं आगे। ये देख कॉमन सेंस की बात, कॉमन सेंस की बात क्या है कि वाई एनसीईआरटी का खेल है पूरा, ये मैं खुद से नहीं पढ़ा रहा, सारा खेल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन सेंस से तू खुद से सोच, कॉमन सेंस से तू खुद से सोच कि जब हम बात करते हैं ग्रुप 12 के एलिमेंट की, जिम्मी कनाडा होगी, ये आपके ग्रुप 12 के एलिमेंट है क्या? यस सर। ठीक है, तो इनकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है सर? D10 होती है कि नहीं होती? यस सर। तो D10 यानी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। और मैंने आपको बताया था कल बेसिक जब आपको पढ़ा रहा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। यानी जो ये D10 है, यानी ये स्टेबल है कि नहीं है? यस सर, ये स्टेबल है, यानी ये स्टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ जिंक, ये आपका स्टेबल है क्या? ये आपका स्टेबल है क्या? यस सर। ये अगर स्टेबल है तो यहाँ से तू अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करे तो भाई मेरे, तू किसी एक स्टेबल एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा है, तो भाई वो थोड़ी चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं और मैं अनस्टेबल बन जाऊं। नहीं भाई, तो यहाँ पर तूने अगर कसम खा दी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ही मानूंगा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाली है। वही बात तो एनसीईआरटी बोलती है, वही तो बात एनसीईआरटी बोलती है कि जो ग्रुप 12 के एलिमेंट होते हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। क्यों होती है वो बात हमको पता है, क्योंकि उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने थोड़ी देंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने थोड़ी देंगे अपना। तो वहां पर अगर तूने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहां पर तुझे बहुत हाई, एक्सट्रीमली हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है सर? बहुत ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं अपन। अब यहां पर मैंने ले लिया क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते थे, हमने कल बेसिक वाले लेक्चर में देख लिया। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, तो इसकी मैं बात करूं अगर, तो यहां पर हो गया 4s1 3d5। यस सर। और कॉपर की बात करूं तो 4s1 3d10। ठीक है, 3d10। ठीक है, तो ये आपकी क्रोमियम की और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बात हमने कल के लेक्चर में देख लिया। ठीक है, तो अब यहां पर बोला गया एनसीईआरटी में कि इनके पास ना हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब क्यों होती है देख, कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस लगा। जैसे अगर मैंने क्रोमियम ले लिया, यहां पर मैंने क्रोमियम ले लिया, ठीक है, इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है सर? 4s1 3d5 क्रोमियम की। ठीक है, तो अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला,
माइनस इलेक्ट्रॉन। पहले मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी मैंने लगानी पड़ी उसको मैं बोलूंगा सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। ठीक है, तो अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन तेरा यहां से निकलेगा, यस सर, तो ये हो गया तेरा 4s0 3d5, ये हो गया तेरा 4s0 3d5। अब यहां पर ध्यान से देख यार, ये d5 आ गया, ये d5 आ गया, पहले तो 4s था, 4s1 था पहले, अब 4s0 हो गया, यानी एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया वो तो। ठीक है, अब ये सिर्फ क्या बचा हुआ है, D5 बचा हुआ है, यानी ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और अब तेरे को अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन तेरे को अगर निकालना है, इसी को तो तू बोलेगा क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। तो अगर तेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब तो तू किस में से निकाल रहा है यार, अब तो एक स्टेबल में से निकाल रहा है, किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकाल रहा है। तो अब तेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर तू चाहता है कि यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो। ठीक है, यानी यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाली है। और वही बात एनसीईआरटी भी आपकी बोलती है कि क्रोमियम में एंड कॉपर में आपकी हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रटना नहीं है, इसको रटना थोड़ी है, कॉमन सेंस की बात है यार। हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, हमको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आपने क्या देखना है, देख सीधा क्या देखना है आपने कि पहला इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा यहां से, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। पर अगर ये निकल गया तो आपके पास सिर्फ 3d5 बच जाएगा, यानी आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आपको जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी वहां पर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाली है। और वही बात यहाँ पर आपको लिखी गई है एनसीईआरटी में, वही बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला खेल भी आपको समझ में आ गया, ये वाला खेल भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, और रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है खेल को। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं अपन। मैग्नीज के पास एनसीईआरटी बोलती है कि हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, यानी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, उसको निकालने के लिए एनसीईआरटी बोल रही है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों, ध्यान से देखते हैं अपन। ये मैग्नीज लिखा मैंने, एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d5। तो पहला इलेक्ट्रॉन तूने यहां से निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तूने यहां से निकाल दिया, फिर अब तेरे पास बच गया सिर्फ 3d5 बच गया, ये तेरे पास 4s0 हो गया। तो अब तेरे को थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। और सर ये तो स्टेबल है, सर ये तो स्टेबल है, यानी यहां पर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो तेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो आज के बाद ये बातें रटनी नहीं है, ये कंसेप्ट अगर मुझे तैयार है तो मैं आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सॉल्व कर सकता हूं। और ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, वहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक पूरा टॉपिक था, पूरा एक लेक्चर लग गया था उसमें। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने वहां पर ऑलरेडी कवर कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है, अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारा खेल एनसीईआरटी का ही चल रहा है। एनसीईआरटी की जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी अब वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल आसानी से उसको समझ सकता हूँ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर ग्रुप की। ये तो हमने बात करी अक्रॉस द पीरियड, ये तो हमने बात करी अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अब अपन ग्रुप की बात करते हैं, तो कि ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमको ध्यान देना है। देख, ग्रुप नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप नंबर 3 की बात करूं अगर, तो नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आपकी घटती है। क्या होती है सर, डिक्रीज होती है। तो ये देख, डिक्रीज का मैंने यहाँ पर सिंबल बना रखा है। ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, 3d वाले का, फिर 4d वाले का, और फिर 5d वाले का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 3 की कहानी। फिर अपन बात करें ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10, तो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बढ़ने लगती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई सर, 5d वाले एलिमेंट की, फिर 4d वाले एलिमेंट की, और फिर 3d वाले एलिमेंट की। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। फिर बाकी जितने भी ग्रुप बचे, यानी बाकी जितने भी ग्रुप बचे, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 के अलावा जितने भी ग्रुप बचे, वहां पर सबसे ज्यादा किसकी होती है सर, 5d वाले एलिमेंट की होती है, फिर 3d वाले एलिमेंट की, और फिर होती है 4d वाले एलिमेंट की। हालांकि आज तक नीट में पिछले 37 सालों में कभी भी इतने डीप में घुस के एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, इतने डीप में घुस के कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। पर एनसीईआरटी में अगर दे रखा है तो एनसीईआरटी का, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। हमने एनसीईआरटी का हर चीज यहाँ पर कवर कर लिया, ताकि क्वेश्चन अगर डीप में से भी आए ना तो वो अपना तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद स्टार मार्क लगा ले कॉपी में कि ग्रुप नंबर 3 में क्या खेल चलेगा, ऐसा खेल चलेगा। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 में ऐसा खेल चलेगा, और ग्रुप नंबर
बाकी के जो ग्रुप है उनमें ऐसा खेल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से खेल तैयार। यस सर, यस सर, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो ये खेल हो गया आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, ये खेल हो गया आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। अब आपको मैं पढ़ाता हूं, अब मैं आपको पढ़ाता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी भी नीट में, कभी भी नीट में क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास कि ये कोई भी, मतलब चाहे डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं, या फिर कल हमने एफ ब्लॉक में देखा था एक्टिनोइड्स, तो एक्टिनोइड्स भी आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आए ना, चाहे वो किसी के भी कंटेक्स्ट में आए, तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि, जैसे अगर बात करूं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है, तो यहां पर मैंने अगर 3D सीरीज का कोई एलिमेंट ले लिया, तो मैं बोलूंगा सर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 4s2 और 3D कुछ, 3D कुछ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि NS एंड N-1D, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, ये जो आपका s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल है, ठीक है, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम रहा होगा, तब जाके क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो वो यहां चला गया, कोई यहां प्रेजेंट था वो यहां चला गया। तो जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां कूद सकता है, यहां से वहां कूद सकता है, और इसी के कारण अपने पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो आज के बाद कभी भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपका अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों प्रेजेंट है, तो बोल देना कि वहां पर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, जिसके कारण हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं कूद जा रहा है, किसी के छत से किसी के दूसरे के छत में कूद जा रहा है, किसी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में कूद जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा आंसर आता है इसका, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी अपन बात कर रहे हैं सर डी ब्लॉक एलिमेंट की। यस सर, तो ये लिखा हुआ मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सी बात है। यस सर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पर यहां पर दो एक्सेप्शन है, स्कैंडियम एंड जिंक, स्कैंडियम एंड जिंक, यानी स्कैंडियम एंड जिंक डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम एंड जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पर एनसीईआरटी की जो टेबल है वहां पर भी दिख रहा है अपने को, ये स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा और जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, बात तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार मार्क लगा के अपनी कॉपी में लिख दे कि स्कैंडियम एंड जिंक डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और बात लिख दे कि कोई भी किसी भी कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो होती है जब ऑर्बिटल्स के बीच में बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होता है, बहुत कम एनर्जी का गैप होता है। बिल्कुल सिंपल है ना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपके 3D सीरीज के एलिमेंट है, सक, टी, वॉकर, मिन, फी, को, नी, कु और ये जन, ठीक है। जो आपका डी ब्लॉक होता है ये थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है क्या? यस सर, ये थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है। तो इसका ग्रुप थर्ड होगा, ये फोर्थ ग्रुप का खेल है, ये 5 ग्रुप, ये 6 ग्रुप, ये 7 ग्रुप, ये 8 ग्रुप, ये 9 ग्रुप, ये 10 ग्रुप और ये 11 ग्रुप और ये आपका 12th ग्रुप, ठीक है। ये आपका 12th ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से देख, ग्रुप का नंबर क्या है स्कैंडियम का? 3 है, 3 है सर, ठीक है। तो ये आपका +3 शो कर रहा है, ठीक है। इसका ग्रुप का नंबर 4 है तो ये +4 तक शो कर रहा है, ठीक है। ग्रुप का नंबर 5 है तो ये +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ग्रुप का नंबर 6 है तो ये +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यस सर, ग्रुप का नंबर 7 है तो ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। यस सर, बाकी जो यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये बोल्ड लेटर में, ये बोल्ड लेटर में, ये बोल्ड लेटर में, ये बोल्ड लेटर में, ये क्या होती है आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि जो वेनेडियम है, जो वेनेडियम है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो तुम बोल दोगे V+5, V+5। तो ये +5 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेनेडियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको यहाँ पर एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगर तुम इस टेबल को देखो और तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो तुम बोल दोगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं सॉरी मैग्नीज, तुम बोल दोगे मैग्नीज, ये लिख दिया मैंने मैग्नीज। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 यही शो करता है, ठीक है। तो यहां पर 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, +7 है। कौन शो करता है सर, मैग्नीज शो करता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान, यस सर बिल्कुल आसान, ठीक है। तो मैग्नीज तुम्हारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7, वही बात मैंने यहां पर लिख दी। 3D सीरीज में जो मैग्नीज होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7। पर अगर तुमसे कोई पूछे कि पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो बोल देना Ru एंड OS, Ru एंड OS ये शो करते हैं आपके +8, ये शो करती है आपकी +8। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है OSO4, OSO4। तो अगर मुझे OS की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X मानूंगा, X माइनस एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या हो गया सर, +8 हो गया। हमने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है क्या, यस सर आता है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रखता है, मैग्नीज होता है, कितनी रखता है, +7 रखता है, ठीक है। पर अगर कोई तुमसे पूछे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में या पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रखेगा, तो Ru एंड OS +8 रखता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देख, अब बात करते अपन आयरन की, ठीक है, बात करते अपन आयरन की। तो यहां पर देख आयरन कोबाल्ट और निकल में, आयरन कोबाल्ट और निकल में ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है ना, +2 +3 +4, +2 +3 +4। बस ये ध्यान रखना कि जो अपना आयरन है वो +6 भी शो करता है, ठीक है। बाकी कॉमन कौन सी है, +2 +3 +4, आयरन कोबाल्ट और निकल में, ठीक है। फिर बात आती है कॉपर की, तो कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जिंक की, तो हमने अभी बात करी थी स्कैंडियम एंड जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, रेस्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जिंक सिर्फ अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है। अब यहां पर एक बात अपने को पता होनी चाहिए, हमने अभी ऊपर देखा कि जो अपना कॉपर है ना वो +1 भी शो कर रहा है, +2 भी शो कर रहा है, ये देख +1 भी शो कर रहा है, +2 भी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या बात पता होनी चाहिए कि जो कॉपर है वो जो +1 शो करेगा ना, वो जब +1 शो करेगा ना तो वो स्टेबल होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सॉलिड और गैसेज स्टेट में। तो आज के बाद कॉपर की सॉलिड और गैसेज स्टेट में +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, परंतु एक्वस स्टेट में +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है। तो आज के बाद कॉपर की सॉलिड और गैसेज स्टेट में तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, परंतु एक्वस स्टेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ठीक है। अब ये रीजन अपने को पता होना चाहिए कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इसकी स्टेबल होती है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहां पर होता है आपका हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू यहां पर बहुत ज्यादा होती है एक्वस सॉल्यूशन में। इसलिए एक्वस स्टेट की अगर बात करें तो कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करें ना कि अगर मैं कॉपर +1 की बात करूं तो ये आपका स्टेबल क्यों नहीं होता एक्वस स्टेट में, ये एक्वस स्टेट में स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्वस स्टेट में ये शो करता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अगर आपको ध्यान होगा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हमने पढ़ लिया, वहां पर एक रिएक्शन आई थी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर देख जैसे मैंने लिखा सर कॉपर +1, तो ये ना एक्वस स्टेट में डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो कर देता है, यानी ये Cu +0 में भी चला गया, ये कॉपर 0 में भी चला गया, प्लस ये कॉपर +2 में भी चला गया। पहले +1 में था सर 0 में चला गया, सर रिडक्शन हो गया, पहले +1 में था सर +2 में चला गया, सर ऑक्सीडेशन हो गया। एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना, इसको बोलते हैं अपन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यानी जो आपका Cu+1 है वो एक्वस स्टेट में डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो वो स्टेबल एक्वस स्टेट में Cu+2 के फॉर्म में होता है, वो स्टेबल एक्वस स्टेट में Cu+2 के फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें ना एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ये सारी बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ठीक है। तो वापस मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सर क्यों करते हैं वो, क्योंकि वहां पर जो ऑर्बिटल होते हैं ना उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं कूद जाते हैं, जिसके कारण वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यस सर। फिर दूसरी बात, सर स्कैंडियम और जिंक
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तीसरी बात सर, मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D सीरीज में। फिर चौथी बात कि जो कॉपर +1 है ना, वो सॉलिड स्टेट में एंड गैसेस स्टेट में स्टेबल होता है, पर जो कॉपर +2 की बात करूं मैं, वो अपना एक्वस स्टेट में स्टेबल होता है। बिल्कुल सिंपल। फिर मैं बात करूं कॉपर +1 एक्वस स्टेट में स्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्वस स्टेट में उसने डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो कर दी, क्योंकि एक्वस स्टेट में उसने डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो कर दी। बिल्कुल सिंपल। जो Cu+ था वो Cu में चला गया प्लस Cu+2 में चला गया। Cu अगर अकेला है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही होगी ना, क्योंकि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है यार। ये हमने पूरा खेल देखा हुआ है कहां पर? रिडॉक्स रिएक्शन के वन शॉट में। बिल्कुल अच्छे से हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। यस सर, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप जाके देख सकते हो, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन पूछा जाए, ये तुम्हारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सर +7 है। कौन शो करता है? सर मैग्नीज शो करता है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि लोएस्ट बता दो, तो तुम्हें लग रहा होगा देख +1 बोल दूं। देख +1 से छोटा तो कोई दिख नहीं रहा, यहाँ पर +1 से छोटा तो कोई दिख नहीं रहा, परंतु अगर ऑप्शन में 0 लिखा रहेगा ना, तो तुमको 0 ही वहां पर टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी खुद बोलती है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5। ठीक है, अब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ लिया, हमको पता है ये जो आपका CO है ना, ये आपका न्यूट्रल लिगैंड होता है। तो मैंने बोला x +0 = 0, तो x = 0, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई सर? 0 आ गई। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई सर? 0 आ गई। तो आज के बाद अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट, और वहां पर ऑप्शन में 0 भी लिखा रहेगा ना, तो तुमको 0 ही मारना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन में 0 नहीं है तो +1 टिक कर देना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यस सर, तो वही बात मैंने यहां पर लगा दी, स्टार मार्क लगा दिया मैंने। द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सोन बाई D ब्लॉक एलिमेंट इज 0। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, फिर यहां पर वही क्वेश्चन पूछा गया है, वाई D ब्लॉक एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि n-1d ऑर्बिटल है आपका जो, और ns ऑर्बिटल है, यहाँ पर इनके बीच में ना एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं छलांग मार के कूद जाते हैं यार। ठीक है, जिस चक्कर से अपना क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये खेल आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जितनी बातें मैंने आपको बताई वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आई अपनी कलर्ड आयंस की। ठीक है, अब यहां पर देख, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गया तेरे को, आज के बाद अगर तेरे को एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गया, सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी अगर दिख गया, अगर एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए फिर तो अच्छी बात है, पर अगर सिर्फ एक भी दिख गया ना, तो तू बोल देना कि पैरामैग्नेटिक होगा, तू बोल देना कलर शो करेगा, तू बोल देना एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, 3 बात बोल देना। अगर तेरे को अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गया तो बोल देना पैरामैग्नेटिक खेल चलेगा यहाँ पर, तू बोल देना कि एब्जॉर्ब करेगा लाइट, तू बोल देना यहाँ पर कलर शो करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बात पता लग गई कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वहां पर कलर होगा कि नहीं होगा? जस सर, वहां पर कलर शो होने वाला है, यहाँ पर कलर शो होने वाला है। ठीक है, अब मैं तेरे को एक और बात बताऊं, D1 से लेकर D9 तक हमेशा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेड तो होगा ही सही, कम से कम यार, कॉमन सेंस की बात है। D1 से लेकर D9 तक कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो D1 से लेकर D9 तक अगर तेरे पास आ रहा है ना, अगर तेरे पास D1 से लेकर D9 तक आ रहा है, तो हमेशा कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही सही, यानी यहाँ पर कलर तो आने वाला है। तो अगर D1 से D9 तक खेल चलेगा तो कलर होगा, और अगर D0 दिखा या फिर D10 दिखा तो बोल देना कलरलेस। तो अगर D0 दिखा और D10 दिखा तो कलरलेस। तो आज के बाद जो 12 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वहां पर तो सर D10 होता है ना, यानी जिम्मी कनाडा होगी, वो आज के बाद कलरलेस। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद D0 और D10 दिख गया, बोल देना कलरलेस। आज के बाद D0 और D10 दिख गया, बोल देना कलरलेस। ठीक है, बाकी D1 से लेकर D9 तक अगर दिख रहा है तो बोल देना यहां पर कलर होगा। ठीक है, यहां पर कलर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, अगर कोई तुमसे पूछे कि कलर शो क्यों हो रहा है, तो बोल देना बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। अब ये DD ट्रांजिशन क्या होता है?
हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में देखेंगे, पूरा खेल देखेंगे, वहां पर कलर का पूरा खेल आएगा, बिल्कुल असली में बिल्कुल तसल्ली से आपको पूरा खेल समझाया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर नीट में पूछा जाएगा वो तो 100% सही होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डीटी ट्रांजिशन क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। फिलहाल बस इतना ध्यान रखो कि अगर कलर आ रहा है ना, अगर कलर आ रहा है ना, यानी D1 से लेकर D9 आ गया तो कलर होगा। तो यहां पर कोई तुमसे पूछे कि कलर क्यों आया, बोल देना बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अगर तेरा D0% है या फिर D10% है, तो अभी हमने देखा कि अगर D0 D10% होता है तो हम कलरलेस बोलते हैं, वहां पर कोई कलर नहीं आता, वहां पर कोई कलर नहीं आता, ठीक है। परंतु किसी दिन अगर D0% हुआ या फिर D10% हुआ और फिर भी कलर आ जाए, फिर भी कलर आ जाए, तो वहां पर रीजन कभी भी डीडी ट्रांजिशन का मत देना, वहां पर रीजन देना चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन का, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन का। अब ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। पर आज के बाद अगर D1 से लेकर D9 तक आ रहा है तो कलर आएगा कि नहीं आएगा, यस सर कलर आ जाएगा। कोई तुमसे पूछे कलर क्यों आया तो बोल देना बिकॉज ऑफ डीटी ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर D0% है और D10% है और फिर भी अगर तेरा कलर आ गया ना तो बोल देना इस बार कलर आया बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया KMnO4, KMnO4, ठीक है। K फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा कि नहीं होगा, यस सर। यहां पर मुझे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैंने लिखा सर 1 + x - 8 = 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया सर +7 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया +7 हो गया। तो मैंने मैंगनीज लिखा, एटॉमिक नंबर कितना है सर 25 है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी मैंने 4s2 3d5। तो +7 लिखा हुआ था खोपड़ी में, +7 लिखा हुआ था तो मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो 2 मैंने यहां से हटा दिए और 5 मैंने यहां से हटा दिया। तो अब तो ये वाला खेल हो गया ना, D0 वाला खेल हो गया यार। और D0 जब होता है तो कलरलेस बोलते हैं ना अपन, परंतु यहां पर फिर भी कलर होता है, यहां पर KMnO4 में कलर होता है, यानी KMnO4 में कलर होता है जबकि इसके पास D0 है। तो यहां पर तो रीजन क्या बोलेगा बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर D1 से लेकर D9 तक है और तब कलर आ रहा है तो मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ डीटी ट्रांजिशन। पर अगर D0% है और D10% है और फिर भी कलर आ गया, जैसे कि अपना KMnO4 में देखने को मिलता है, K2Cr2O7 में देखने को मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड है अपने डी ब्लॉक में, ठीक है। तो वहां पर जो कलर आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर ध्यान से देख, ये बात ध्यान रखना, D1 और D9% हुआ, D1 और D9% हुआ तो कलर तुम्हारा आता है ब्लू कलर, ब्लू कलर D1 और D9। और D2 और D8 में कलर आता है तुम्हारा ग्रीन कलर। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। D1 और D9 दिखे तो ब्लू कलर बोल देना, D2 और D8 दिखे तो ग्रीन कलर बोल देना, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन कलर आयंस लिखे हुए, ठीक है। अब कुकर, कुत्ते, कुत्ते को क्या बोलते हैं अपन, कुकर बोलते हैं ना, कुकर संस्कृत में बोलते हैं कुकर। कुत्ते को यानी डॉग को अपन संस्कृत में क्या बोलते हैं, कुकर बोलते हैं, कुकर। तो Cu+2 और Cr+2। तो ध्यान रखना कुत्ता कैसे कलर का था, ब्लू कलर का कुत्ता था, नीला कलर का कुत्ता था, ठीक है। तो कुकर ब्लू। और लड़कियों को क्या पसंद होता है, लड़कियों के मन को क्या पसंद होता है सर, पिंक कलर पसंद होता है, ठीक है। तो मन को Mn+2 एंड CO+2 ये होता है आपका पिंक कलर का, ये होता है आपका पिंक कलर का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है टेबल में, ठीक है। तो कुकर ब्लू कलर का, मन को पिंक कलर पसंद है, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं, यहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट Zn+2 एंड Sc+3 आर कलरलेस आयन, ठीक है। तो प्रूव करते हैं कि ये कलरलेस है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा सर Zn+2, Zn मतलब एटॉमिक नंबर कितना 30, तो मैंने लिख दिया सर 4s2 3d10 और +2 लिखा हुआ था तो -2 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा तेरा 4s0 3d10। और सर d10 आ गया, d10 आ गया तो कलरलेस तो होगा ही सही ना, कलरलेस तो होगा ही सही ना, सिंपल सी बात है। फिर अपन बात करते हैं Sc+3 की। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर सर 21 है, ठीक है। इसकी अगर मैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो 4s2 3d1 4s2 3d1
3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो 2 मैंने यहां से कम किया, 1 मैंने यहां से कम किया, ये तेरा 0 वाला हो गया, D0 हो गया, यानी ये भी आपका क्या सर, कलरलेस, ये भी आपका क्या सर, कलरलेस। तो आज के बाद Zn+2 भी कलरलेस, Sc+3 भी कलरलेस। इनको रटना है क्या? नहीं सर रटना नहीं है, नहीं सर रटना नहीं है, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। तो ये आपके क्या पास क्या होते हैं आज के बाद, Zn+2 जो आयन है वो भी कलरलेस, Sc+3 जो आयन है वो भी कलरलेस, बिल्कुल सिंपल। तो आज के बाद ये जो कलर्ड आयंस वाला टॉपिक था एनसीईआरटी का, ये पूरा तैयार अपना, यस सर पूरा तैयार। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तो पैरामैग्नेटिक होता है, कलर शो करता है, ठीक है। तो D1 से D9 तक जब अपन जाते हैं तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए कलर आ जाता है, ठीक है। रीजन बोलूंगा बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, D0 और D10 दिख जाए तो कलरलेस होता है, पर फिर भी कलर आ गया बोल देना बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे कि अपने को देखने को मिलता है K2Cr2O7 एंड KMnO4 में, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आई अपनी बात कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और अगर भाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं ना, तो इसके कारण होता क्या, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, तो रीजन बोल देना क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, उसमें वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है। एक हेवर प्रोसेस होती है, उसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज किया जाता है, और मॉलिब्डेनम यहाँ पर प्रोमोटर की तरह यूज किया जाता है। कैटलिस्ट कौन है, आयरन है। फिर अपन बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यहाँ पर निकल, प्लेटिनियम एंड पैलेडियम यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में भी एज अ कैटलिस्ट तुम्हारे यूज किए जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये सारे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वैनेडियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आपके कैटलिस्ट में यूज किए जाते हैं बिकॉज ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम एज मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट। वही बात हमने जो करी थी वही लिखी हुई है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देख, अपने पास एक ये रिएक्शन दे रखी है और एक ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो I- है, आयोडाइड आयन जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है। ध्यान से देख, ये जो I- है ना, इसने क्या किया, इसके बगल में कौन था, Fe+3 था। अब Fe+3 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, यानी I- ने ना Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर दिया, Fe+3 Fe+2 में चला गया, यानी रिडक्शन हो गया ना। और रिडक्शन अगर हो गया तो बोला जाएगा कि रिडक्शन किसके कारण हुआ, I- के कारण हुआ, यानी I- को मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारी बातें मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में बता रखी हैं। तो यहाँ पर I- तेरा काम कर रहा है किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब मैं नीचे की बात करूं, ये जो S2O8-2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसकी तरह काम कर रहा है। देख Fe+2 था, वो किस में जा रहा है सर, Fe+3 में जा रहा है, यानी +2 से +3 में चला गया, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन हो गया उसका, तो उसके बगल में जो परसेंट है, तो इसको बोला जाएगा कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर मैंने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो S2O8-2 ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है इस रिएक्शन में। और जो आयोडाइड माइनस यानी I- है ना, वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो रिडक्शन करा रहा है। Fe+3 को उसने Fe+2 में भेज दिया, Fe+3 को उसने Fe+2 में भेज दिया, ठीक है। तो ये पूरा खेल था, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपना टॉपिक आया इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। अब देख, ये आपका मेटल लैटिस, ये आपका मेटल लैटिस, ठीक है। अब मेटल लैटिस के बीच में ना खाली स्पेस छूटी रहती है, खाली स्पेस छूटी रहती है। ये देख खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है आपकी, इसको अपन बोलते हैं वॉइड, इसको अपन बोलते हैं वॉइड। जो खाली स्पेस होती है ना उसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है। तो ये मेटल लैटिस के बीच में खाली स्पेस दिख गई, उसको मैं बोलूंगा वॉइड, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ध्यान से देख, मेटल लैटिस के जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, यानी जो वाइड्स होते हैं ना मेटल लैटिस में, वहां पर होता क्या है कि जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 4 एलिमेंट ध्यान रखना, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आपके लिटिल एलिमेंट्स हैं। तो वहां पर होता क्या है कि जो मेटल लैटिस होते हैं ना, उनके जो बीच की जो खाली स्पेस होती है उसको अपन इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, या फिर उसको वॉइड बोलते हैं। वहां पर जो तुम्हारे लिटिल एलिमेंट्स होते हैं वो आके फंस जाते हैं यार, वो आके वहां पर चले जाते हैं, वो आके वहां पर छुप जाते हैं, ठीक है, वो वहां पर छुप जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जिनके मेटल लैटिस में, वॉइड्स में आपके स्मॉल एलिमेंट छुप गए, लिटिल एलिमेंट छुप गए, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है।
अब यहाँ पर कॉमन सेंस से तू सोच, कॉमन सेंस से सोच, पहले ही मेटल था, पहले ही वो मेटल था। ये जो मेटल लैटिस है ना, वो मेटल ही तो बनाया होगा, मेटल ही तो शो करते हैं मेटल लैटिस, ठीक है। तो मेटल पहले ही वो था, ठीक है। अब उसमें जो खाली स्पेस में भी अपने हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आ गए, यानी वहां पर अब मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर, मेटेलिक बॉन्डिंग अब वहां पर क्या हो गई सर? बढ़ गई। मेटेलिक बॉन्डिंग वहां पर क्या हो गई सर? बढ़ गई, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग वहां पर क्या हो गई सर? बढ़ गई, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, मान ले कोई तेरे पास एक मेटल है, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। तो ये मेटल लैटिस शो कर रहा है, तो इसने मेटल लैटिस शो करी, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्या? यस सर, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है सर? बॉन्डिंग करना, बॉन्डिंग करना, ठीक है। तो ये किसी और के साथ बॉन्डिंग करना चाहते थे, परंतु जब इनके जो वॉइड में ना, इनके जो वॉइड में हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आ गए, तो इन्होंने उन्हीं के साथ बॉन्डिंग कर दी, इन्होंने उन्हीं के साथ बॉन्डिंग कर दी। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो गई, जो अंदर वॉइड में हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, उनके साथ ही बॉन्डिंग हो गई। अब किसी बाहर वाले किसी के साथ बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर खेल बचा नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम बोलते हैं कि अब ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, इसको क्या बोलते हैं अपन? इनर्ट। जो अपने जैसे अपने नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, वो स्टेबल होते हैं ना, वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि वो स्टेबल है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। यानी अब ये भी आपके किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास जितनी भी क्षमता थी बॉन्ड बनाने की, वो इन्होंने अपने लिटिल एलिमेंट्स के साथ जो बीच में छुपे हुए थे उनके साथ ही बना दी उन्होंने। तो आज के बाद ध्यान रखना कि जो आपके इंटरस्टेरियल कंपाउंड्स होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी ये और किसी के साथ अब बॉन्ड बनाने के लिए नहीं बचे हुए, ठीक है। मेटलिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। हार्डनेस ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर। जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है, ये भी तो मेटल लैटिस है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने चिपका दी। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख, हमको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे देख यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है VH 0.56, TiH 1.7, तो यहाँ पर कोई एक प्रॉपर प्रोपोर्शनल बॉन्डिंग नहीं होती, कोई यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोपोर्शनल बॉन्डिंग नहीं होती, कोई प्रॉपर प्रोपोर्शनल बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोपोर्शनल बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि ये यूजुअली क्या होते हैं सर? नॉन स्टैकोमेट्रिक होते हैं, और नाइदर ये आयोनिक होते हैं और ना ही ये कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये नाइदर आयोनिक होते हैं, नॉन कोवेलेंट, नाइदर कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। ना ही ये आयोनिक होते हैं और ना ही ये कोवेलेंट होते हैं। दूसरी बात पता होनी चाहिए कि ना ही ये क्या होते हैं? स्टैकोमेट्रिक शो करते हैं, कोई स्टैकोमेट्रिक नहीं होते ये। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोपोर्शनल बॉन्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि इनके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि नहीं होता? यस सर। ये हार्ड होते हैं कि नहीं होते? यस सर। इनके पास मेटेलिक कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कि नहीं होती? यस सर। ये केमिकली इनर्ट होते हैं कि नहीं होते? यस सर, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी खेल आपको मैंने समझा दिया। इंटरस्टेरियल कंपाउंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको इंटरस्टेरियल कंपाउंड्स में नहीं आने वाली। अब यहाँ पर अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के अंदर, तो वो आप बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। और नीट में भी पिछले 37 साल में अगर जब आप पेपर करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंटरस्टेरियल कंपाउंड से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना नीचे, ये जो नीचे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नॉन स्टैकोमेट्रिक होते हैं एंड ये ना ही आयोनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं। ये बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बात करते हैं। ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये एलॉय भी बनाते हैं, ये आपके एलॉय भी बनाते हैं। एलॉय का मतलब मिक्सिंग ऑफ दो मेटल की मिक्सिंग, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? एलॉय हो गए। तो जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो एलॉय भी बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ फेवरेट एलॉयज के नाम लिखे हुए हैं। कॉपर के एलॉय हैं। सबसे पहले आया अपना ब्रास, ठीक है। तो ब्रास एलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का, ठीक है। दूसरा आया अपना ब्रोंज, ये एलॉय होता है अपना कॉपर एंड टिन का, ठीक है। देख यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो तूने एसएन नीचे लिख दिया, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है ना, तो तूने जेडन ऊपर लिख दिया। इस तरीके से तू ध्यान रख सकता है। बाकी इसमें भी कॉपर था, इसमें भी कॉपर था, ठीक है। तो ब्रास किसका हो गया सर? कॉपर एंड जिंक का हो गया। एंड ब्रोंज किसका हो गया सर? कॉपर एंड टिन का हो गया। एसएन का मतलब होता है टिन, एसएन का मतलब होता है टिन, ये एसएन का मतलब होता है टिन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आया अपना अगला एलॉय गन मेटल, ये होता है सर कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, कॉपर का भी, जिंक का भी और टिन का भी, ठीक है। फिर आता है अपना बेल मेटल, ये होता है सर कॉपर एंड जिंक का।
कॉपर एंड जिंक का। अब देख कॉपर और जिंक का ये भी था आपका, ब्रास भी था और ये भी है, परंतु यहां पर देख कॉपर तेरा ज्यादा है ना, 70 to 80% है, सॉरी यहां पर कॉपर तेरा कम है और यहां पर कॉपर ज्यादा होता है। यहां पर देख 72% है, 72 से 80% तक है, ठीक है, 72 से 80% तक है, ठीक है। तो ब्रास में भी कॉपर और जिंक प्रेजेंट है, बेल मेटल में भी कॉपर और जिंक प्रेजेंट है, पर यहां पर डिफरेंस किसका है कि कॉपर में 70 to 80% यहां पर कॉपर प्रेजेंट है ब्रास में, और अगर मैं बात करूं बेल मेटल की तो यहां पर तुम्हारा कॉपर प्रेजेंट है 72% से 80% तक। तो थोड़ा सा ज्यादा यहां पर कॉपर प्रेजेंट होता है बेल मेटल में, बेल मेटल में कॉपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें थ्योरेटिकल बातें, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर कंसेप्ट होता तो मैं आपको कंसेप्ट से समझाता, परंतु ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें और कोई रास्ता नहीं है। और बिल्कुल सिंपल सा ही है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपने एक बार भी अगर इसको देख लिया तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई अगर तुमसे पूछे ना कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये एलॉय क्यों बनाते हैं, तो बोल देना क्योंकि इनके पास ना लगभग सिमिलर एटॉमिक रेडियस होता है, इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है लगभग सिमिलर ही होता है, इसलिए ये शो करते हैं अपने एलॉय फॉर्मेशन, इसलिए ये एलॉय बनाते हैं। कोई तुमसे पूछे डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय क्यों बनाते हैं, तो बोल देना क्योंकि इनके पास लगभग सिमिलर एटॉमिक रेडियस होता है, क्योंकि इनके पास लगभग सिमिलर एटॉमिक रेडियस होता है। ये बात आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये बातें, सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा, कोई भी बात एनसीईआरटी के आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा, कोई भी बात आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा। ये आपका एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो सारी बातें यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जो एलॉयज होते हैं ना ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। यस सर, इनके पास भी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, क्योंकि भाई जब अपन मेटल्स की बात कर रहे थे तो मेटल्स भी हार्ड होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब तो और हार्ड हो जाएंगे ना यार, क्योंकि अब तो यहाँ पर दो दो मेटल तुमने जोड़ दिए, दो दो मेटल तुमने जोड़ दिए, तो हार्ड तो और ज्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी सर, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन आगे बात करते हैं, द बेस्ट नोन आर फेरस एलॉयज। जो बेस्ट नोन एलॉयज होते हैं वो होते हैं आयरन के, यानी फेरस एलॉयज। फिर अपन बात करें क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील। स्टील के प्रोडक्शन में एंड स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में ये जो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट दे रखे हैं 3D सीरीज के, ये आपके यूज में आते हैं, ये आपके यूज में आते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आई अपनी अगली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, पैरा मतलब पास, पास, पैरा 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 मतलब पास, ठीक है। पास मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डाया डाया मतलब दूर, मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक मतलब वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी डिफिनेशन। बाकी हमारा यहाँ पर डिफिनेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, हमसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे, अभी हम जब कलर्ड आयंस वाला खेल देख रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो पैरामैग्नेटिक बोल देना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो तो डायमैग्नेटिक बोल देना। सिंपल सी बात है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए पैरामैग्नेटिक बोल दूंगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 दिखे, डायमैग्नेटिक बोल दूंगा, डायमैग्नेटिक बोल दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट को अपन म्यू लेटर से शो करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है ना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये मैंने ले लिया सर V+2, तो देख V+2, तो वेनेडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, सक टी वो 23, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी 4s2 3d3। अब +2 लिखा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सर 4s0 3d3। तो यहाँ पर d के 5 ऑर्बिटल बनाए मैंने और 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 आ गई, क्योंकि n का मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 3 है। तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है कितना आ रहा है सर, 3.87 bm। bm का मतलब होता है, इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 थे, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गई 3.87। अगर मैं बात करूं Ti+2 की,
तो मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है सर 2.84 और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन थे सर 2। तो यहाँ पर से एक चीज देखने को मिल रही है यार, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो देख मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो 4 पॉइंट समथिंग, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए तो 5 पॉइंट समथिंग। सिंपल सी बात है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो 2 पॉइंट समथिंग, अगर 1 हुआ तो 1 पॉइंट समथिंग। यानी हमको ये फॉर्मूला आज के बाद यूज ही नहीं करना यार, हमको ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, हमको बस अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक बार मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे यहां पर मैंने निकाला सर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मेरे को एक ऐसा ऑप्शन टिक करना है जो 3 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हो, जो 3 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हो, बस मेरे को इतना करना है। मेरे को यहां पर इसको सॉल्व नहीं करना, इस फॉर्मूले का मेरा कोई यूज नहीं है। आज के बाद अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्वेश्चन आए तो मुझे वहां पर सिर्फ क्या निकालना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेरा 100% सही आंसर आ गया। हमने वहां पर जैसे मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया 2, तो 2 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना है। अगर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया 1, तो 1 पॉइंट समथिंग वाला आंसर टिक कर देना है। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के बाद इस फॉर्मूले का मुझे कोई यूज में नहीं आने वाला, ये फॉर्मूला मेरा किसी भी काम का नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका एनसीईआरटी का खेल था। ये जो पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है ये आपका एनसीईआरटी से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पूरा आसानी से खेल आ जाएगा, और ये खेल आपका डी ब्लॉक में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लगभग 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले 37 सालों में। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे पॉइंट समथिंग कर देना, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 पॉइंट समथिंग तेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद डरना नहीं है बस, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आया अगला टॉपिक, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आता है सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद आता है सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो समझ में ही नहीं आता यार, समझ में ही नहीं आता। और अगर समझ में भी आ रहा है तो फिर रटा हुआ है, हमने रट रहे हैं अपन बैठ के। और एनसीईआरटी जो अपन खोलेंगे ना एनसीईआरटी, तो डी ब्लॉक की जो एनसीईआरटी है उसको जब तुम खोलोगे वहां पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम कंसेप्ट देखोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। फिर तुमने क्या करना है, टीचरों के पास जाओगे, यूट्यूब में वन शॉट देखोगे, चाहे कोई भी टीचर तुम खोल दो यार, किसी से भी समझ नहीं आएगा। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो समझ ही नहीं आएगा ये टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। पर अब जब आप इसको देखोगे ना, अब आपका बिल्कुल मन खुश हो जाएगा, आपका पूरा मन अच्छा हो जाएगा अब, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तड़का यहाँ पर लगाने वाला हूं, और बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको कंसेप्ट पता लग जाएगा। यहाँ पर आसानी से आप आंसर यूं टिक मार दोगे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। इतने अच्छे तरीके से आपको अगले 10-15 मिनट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका जेईई मेंस का स्पेशल टॉपिक है। जेईई मेंस में यहाँ पर लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल फिक्स बात है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बातें, पीरियोडिक टेबल की दोस्ती कभी ना बांधते, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में करेंगे फ्लाइट, बॉन्डिंग की दुनिया करेगी एक्साइट, कॉन्सेप्ट को खेलना सीख, क्वेश्चन का भूत बनेगा।